भारत की राजनीति में और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में के कॉन्टेक्स्ट में पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म के क्या मायने हैं, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो भारत में हमने अडॉप्ट किया, ये बेसिकली वेस्टर्न यूरोप की देन है, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर जो इंटरनल डिबेट्स थी, कन्फ्लिक्ट्स थे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस में रिफॉर्मेशन सामने आई। और रिफॉर्मेशन के दौरान और जो रिलीजियस इंटर वॉर जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट स्टेट्स के बीच में या किंग्स के बीच में हुई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में एक ये सोच उत्पन्न हुई कि स्टेट और रिलीजन को सेपरेट किया जाए, उनको अलग किया जाए, ताकि उनकी आपस में इंटरफेरेंस ना रहे और स्टेट लोगों से रिलीजन के बेसिस पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करे, इक्वी डिस्टेंस हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में इस व्यवस्था को देखा गया। और सब्सिक्वेंटली जब भारत भी अंग्रेज़ों के गुलामी में आया और यहाँ ब्रिटिश शिक्षा प्रारंभ हुई, तो हमारे यहाँ भी सेकुलरिज्म का ये जो वेस्टर्न जो कॉन्सेप्शन है, वो मुखरित हुई। हालांकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमने सेकुलरिज्म की परिभाषा को चेंज किया और उसके पीछे भारत का जो अपना कल्चरल एथोस है, भारत की जो अपनी सभ्यता है, उसकी बड़ी भूमिका रही और गांधी जी ने उसको इंटरप्रेट किया सर्वधर्म संभव में कि हर एक धर्म, हर एक मार्ग जो है सच्चाई की तरफ जाता है। कांग्रेस के पार्टी के में गांधी जी का ये स्टैंड आया, जबकि उनसे काफ़ी पहले विवेकानंद वर्ल्ड स्टेज पे भारतीय सभ्यता की जो फिलॉसफी थी उसको दे चुके थे कि जिस तरह से बहुत सभी अलग अलग नदियाँ एक ही सागर में जाकर गिरती है, तो इंडियन वे ऑफ लाइफ, इंडियन सिविलाइजेशनल कंसेप्शन ऑफ लाइफ जो है, उसमें किसी एक पाथ को हम सही नहीं मान सकते, किसी एक रिलीजन को सही नहीं मान सकते। हर एक रिलीजन का अपना महत्व है और उसकी ऑथेंटिसिटी उसको फॉलो करने वाले ही जाने, सबको फ्रीडम है अपनी प्रैक्टिस करने का। ये सोच हमारी पहले से थी, पर गांधी जी इसको पॉलिटिकल डोमेन में ले गए और सर्वधर्म संभव की बात की। हालांकि आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में जो विभाजन हमारा हुआ और उसमें जो मुस्लिम नेशनलिज्म इस देश में आया और उसमें भी जो एक उसका जो कंसेप्शन थी वो सेपरेटिस्ट थी बाय नेचर, क्योंकि वो नेशनलिज्म खुद को ट्रेस कर रहा था भारत में मिडेवल किंग्स के टाइम से। और इस एलिनेशन की फीलिंग को बढ़ाने के पीछे गांधी जी का एक ब्लंडर जो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करके किया था, जिससे कि मुस्लिम समाज में जो कंजर्वेटिव सेक्शन है और जो कि भारत के मुस्लिम्स के अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी पैदा करने की जो सोच रखता है कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें जो है मक्का और मदीना की राजनीति को देखना है, ना कि भारत से अपने हित को देखना है। मतलब राष्ट्र से ऊपर मजहब को जो डालता है, रिलीजन को जो डालता है, इसमें गांधी जी भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए। और बाद में यही खिलाफतिस्ट जो लीडर थे अली ब्रदर, यही पाकिस्तान की मांग में भी आगे जाके खड़े हुए। इसके पीछे एक कारण और भी था, क्योंकि मुस्लिम जो कॉन्शियसनेस डेवलप हुई मिडिल क्लास में, उनका ये मानना था कि हमारे पूर्वज भारत के लीडर थे, भारत के शासक थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, और अंग्रेज़ों ने हमसे शासन को जो है टुक ओवर किया, तो देयरफॉर हम डोमिनेंट क्लास थी, डोमिनेंट कम्युनिटी थी अंग्रेज़ों के आने के पहले। पर अब ये हिंदू कम्युनिटी जो आगे निकल गई, हम पीछे रह गए। ऐसे में हमारे इंटरेस्ट सेफ हम महसूस नहीं कर रहे और वो इनसिक्योर महसूस कर रहे थे बाय नेचर, बिकॉज हिंदू की ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो उनको लगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हम नुकसान में जाएंगे। इसलिए वो शुरू से ही मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स रही वो स्पेशल कंसेशन की रही। इसी बेस पे उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट को एक्सेप्ट किया, उसकी मांग की। उसके बाद भी जब भी जो चाहे जिन्ना के 14 पॉइंट प्रोग्राम को देख लिया जाए या
विभाजन से पहले जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे, कहीं न कहीं अपने शेयर से भी ज़्यादा की इच्छा, या अपने शेयर को बिल्कुल सेपरेट और सुरक्षित रखने की इच्छा, बल्कि उससे भी अधिक माँगने की इच्छा बहुत जगह प्रकट हो रही थी। बल्कि जब ऐसा लगा कि विभाजन की माँग स्वीकार नहीं हो रही, तो डायरेक्ट एक्शन और वायलेंस की कॉल भी मुस्लिम लीग की तरफ से आई, जो कि बंगाल में शुरू हुआ। और जब पंजाब तय हो गया कि पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब जो है पाकिस्तान में जाएगा, तो वहाँ मारकाट शुरू हुई और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और सिख कम्युनिटी को लूटा गया। और उसके जवाब में काउंटर वायलेंस भी पूरे भारत में चला। इस कॉन्टेक्स्ट में, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा लोग मार काट और लूट दिए गए भारत में, भारत का विभाजन हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे दोनों तरफ एक इस्लामिक अवॉर्ड स्टेट बन गया, कट्टरता के आधार पर एक पंथिक रिलीजियस स्टेट बन गया। भारतीय शासकों ने, भारतीय आज़ादी की जो फिलॉसफी थी, उसने एक पंथ निरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। हालांकि उस समय सेकुलर शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखा था, पर फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था को अगर हम देखें, उससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य किसी के साथ भी उसके पंथ के आधार पर, उसके पूजा पद्धति के आधार पर या उसके रिलीजन के बेस पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये मार्ग हमने अपनाया, जो कि बहुत अच्छा था। परंतु फिर हिंदू कोड बिल आया, और जिसके तहत हमने हिंदू समाज के अंदर जो कुरीतियां पाई जा रही थी, उनको सुधारने का प्रयास किया। और इस प्रयास में हमने, भारत की सरकार सीधे रूप से हिंदू धर्म के जाति जो उनके जो डोमेन थे, ब्याह शादी और तलाक के जो कानून थे, उसमें घुस गई और उसको मॉडर्न तरीके से रिफॉर्म किया गया। हालांकि इसका विरोध हुआ, पर लॉन्ग टर्म में इसको स्टेट ने जस्टिफाई किया और ये एक्ट पास हुए, और आज हिंदू नारियों की स्थिति बहुत गुना सुधरी, वो इंपावर हुई, पुरुष प्रधानता से उन्हें मुक्ति मिली। परंतु इसकी वजह से स्टेट ने अपने सेकुलरिज्म में एक और एस्पेक्ट को जोड़ लिया, जिसका नाम था इंटरवेंशन करना। सॉरी बेटा, डिस्टर्ब मत करो अभी। उसका अर्थ था कि स्टेट जो है धार्मिक मामलों में भी इंटरवीन करेगा, औरतों के अधिकारों के लिए, सुधार के लिए स्टेट। बेटा बाहर जाओ, यहाँ शोर मत, प्लीज प्लीज पापा, शोर मत, प्लीज प्लीज। अंशु इंटरवीन करेगा। तो इसकी वजह से सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत से सुधार है, चाहे वो दहेज प्रथा पर रोक हो, या और भी बेटियों को संपत्ति का अधिकार जो 2003 में दिया गया। सॉरी बेटा, प्लीज पापा, दिया गया है ना, ये व्यवस्था भी इसमें आएगी, ठीक है। उसके पश्चात